हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी विल कवर इन डेज 2 जो कि है हमारा इन्वेंट्रीज। सो इन्वेंट्रीज समझने से पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी कि एसेट का मतलब क्या होता है। एसेट मीन्स एनी रिसोर्सेज विच इज़ ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय एन एंटरप्राइज एज अ रिजल्ट ऑफ एन पास्ट इवेंट फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज़ एक्सपेक्टेड। यानी एसेट का मतलब होता है एक ऐसा रिसोर्स जो ओन या कंट्रोल किया गया हो, किसके द्वारा? एंटरप्राइज के द्वारा, और एज अ रिज़ल्ट, वो रिज़ल्ट किस चीज़ का है? किसी पास्ट इवेंट का, फ्रॉम विच फ्यूचर, हमें फ्यूचर में इससे कुछ ना कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट का एक्सपेक्टेशन है। डेट इज नोन एज एसेट। नाउ इन्वेंट्री इज ऑल्सो एसेट, करंट एसेट। नाउ अब समझते हैं कि इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है। इन्वेंट्री आर एन एसेट, सॉरी इज एन एसेट आएगा। इन्वेंट्री इज एन एसेट हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी जो भी बिजनेस, जिस भी गुड्स का या किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं, उसमें जो चीज़ें हम सेल कर रहे हैं उसको कहा जाएगा इन्वेंट्री। यानी फॉर एग्जांपल फिनिश्ड गुड्स। सपोज़ हम किसी टॉय का बिज़नेस करते हैं, हम खरीदते हैं, उसको बेचते हैं, फिर खरीदते हैं, बेचते हैं, तो इस चीज़ को कहा जाता है इन्वेंट्री। उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए जो टॉय होगा वो एक इन्वेंट्री होगा। सेकंड, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल। यानी अगर सपोज़ करोगे हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं टॉय को, और सपोज़ कि वो टॉय पूरी तरह मैन्युफैक्चर हुआ नहीं है, यानी फिनिश्ड गुड तक पहुंचा नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस में, तो भी वो हमारे लिए इन्वेंट्री होगा। क्यों? बिकॉज इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच सेल। नाउ थर्ड, in the form of material or supplies to be consumed in the production process or in the rendering of services. Suppose सेम एग्जांपल टॉय का, हमारी एक फैक्ट्री है, हम मैन्युफैक्चर कर रहे थे। अब जो रॉ मटेरियल होगा लाइक प्लास्टिक, वो भी एक तरह की इन्वेंट्री होगी उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए। ऐसा क्यों? बिकॉज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाइज टू बी कंज्यूम्ड। कंज्यूम होगा वो किस चीज़ में? प्रोडक्शन प्रोसेस में। बिकॉज प्लास्टिक से ही टॉय बनेंगे और हम उसको आगे जाके फिनिश्ड गुड्स बना के सेल करेंगे। ओके, सो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाइज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इन द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सर्विसेज भी दे रहे हैं, उसमें भी कोई चीज़ हमारी कंज्यूम हो रही है, लाइक कोई टीचर है, वो कोचिंग क्लास खोला हुआ है और वो ब्लैक बोर्ड है उसके पास, और वो चॉक यूज़ करता है फॉर टीचिंग, तो चॉक जो है उसके लिए रॉ मटेरियल होगा, लाइक इन्वेंट्री। ओके, सो ये तीन अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। एसेट क्या होता है? एसेट क्या होता है? कोई भी रिसोर्स जो ओन और कंट्रोल किया जाता है एज ए बाय एन एंटरप्राइज एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, और उससे हमें एक्सपेक्टेशन होती है कि फ्यूचर में हमें इकोनॉमिक बेनिफिट उससे मिलेगा। इन्वेंट्री भी एक तरह का एसेट है, जो इसमें तीन तरह की इन्वेंट्रीज होती है। फर्स्ट, हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, लाइक फिनिश गुड्स हम सेल कर रहे हैं। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, लाइक वर्क इन प्रोग्रेस। इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाइज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इन द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, रॉ मटेरियल। नाउ अब हम पढ़ते हैं नॉन एप्लीकेबिलिटी कि इन डेज 2 इन्वेंट्रीज जो है ये किन किन जगह एप्लीकेबल नहीं होता। This standard is applicable to all inventories except first financial instrument, because फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से ये सारे इंड एस डील करते हैं। इंड एस 32, 107, 109, ये सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से लगभग डील करते हैं। सो देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट इन इंड एस 2 फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए इन्वेंट्रीज का जो इंड एस है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। Second, biological asset related to agriculture activity and agriculture produce at the point of harvest, because biological assets, agriculture, इन सब के लिए है IND AS 41। ओके, तो इसीलिए इन सब चीज़ों पे IND AS 2 एप्लीकेबल नहीं होता। थर्ड इज वर्क इन प्रोग्रेस arising under construction contract, लाइक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक पर्टिकुलर IND AS दे रखा है, IND AS 115। ओके, तो उस पर भी ये सेट IND AS अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड
फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। हमने 3 तरह की इन्वेंट्री पढ़ी थी। पहला हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो कि था फिनिश्ड गुड्स। एक था इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल लाइक वर्क इन प्रोग्रेस। थर्ड था इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाई कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो कि था रॉ मटेरियल। 3 फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से स्टार्ट होता है, वर्क इन प्रोग्रेस, फिर फिनिश्ड गुड बनता है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। इन्वेंट्री शैल बी मेजर्ड एट। अब फिनिश्ड गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस को कैसे वैल्यूएशन करेंगे इसका? इन्वेंट्रीज शैल बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कॉस्ट क्या है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए ये कैसे मेज़र की जाएगी, कॉस्ट या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज़ लोअर, वो हो जाएगा हमारा वैल्यूएशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। अब 2 टर्म थी, एक कॉस्ट, एक नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो सबसे पहले कवर करते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इंक्लूड, किसी भी इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी? पहला कॉस्ट ऑफ परचेज, यानी हमने जो भी परचेज किया है उसकी कॉस्ट। सेकंड कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है? कन्वर्जन कॉस्ट होता है एनी कॉस्ट इंकर्ड फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। यानी रॉ मटेरियल हम लाए थे प्लास्टिक, उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने के लिए, यानी मैन्युफैक्चर करने के लिए टॉयज़ को, हमने कौन कौन सी कॉस्ट इंकर की? लाइक लेबर, हमने कोई ना कोई लेबर रखा होगा ना, कई सारे लेबर, ओवरहेड्स, कई सारी मशीनरी, और या रेंट वगैरह जो भी ओवरहेड्स होते हैं, जनरल ओवरहेड या डायरेक्ट ओवरहेड भी होते हैं कई। ओके, सो क्या क्या इंक्लूड होगा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में? कॉस्ट ऑफ परचेज, कन्वर्जन कॉस्ट। थर्ड अदर कॉस्ट टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, यानी जितनी भी कॉस्ट इंकर हुई है, कैरेज इनवर्ड या जो भी और भी कोई कॉस्ट इंकर हुई है इन्वेंट्री को उसकी प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने के लिए, वो सारी कॉस्ट होगी हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ओके, तो ये पहला पॉइंट क्लियर है कॉस्ट का, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या होता है। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में 3 पॉइंट है, कॉस्ट ऑफ परचेज, कन्वर्जन कॉस्ट, अदर कॉस्ट। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ परचेज क्या होता है? परचेज प्राइस, यानी जो भी हमने परचेज प्राइस पे की है, प्लस इंपोर्ट ड्यूटीज़ एंड अदर टैक्सेस जो कि नॉन रिफंडेबल है। जो ड्यूटीज़ रिफ़ंड हो जाएगी उन ड्यूटीज़ को हम कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज वो तो हमें बाद में मिल ही रही है ना। हम कौन सी ड्यूटीज़ कंसिडर करेंगे? जो होगी नॉन रिफंडेबल, ऐसी इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो होगी नॉन रिफंडेबल। थर्ड ट्रांसपोर्ट हैंडलिंग एंड रिलेटेड कॉस्ट, लाइक मैंने एग्जांपल दिया था कैरेज इनवर्ड। लेस कर देंगे इन 3 चीज़ों में से क्या? ट्रेड डिस्काउंट। हम सबको पता है 2 तरह के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट जिसका मेन पर्पस होता है क्या? होलसेल, जो होलसेल में जो लोग गुड्स खरीदते हैं या बेचते हैं, जो भी मतलब सीधा डिस्ट्रीब्यूटर से, तो वो उनको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। एंड कैश डिस्काउंट के केस में क्या होता है? वो डायरेक्ट कस्टमर्स को, यानी जो लास्ट कस्टमर होते हैं चेन में, उनको कैश डिस्काउंट मिलता है। और उसका पर्पस क्या होता है? ताकि उनको वो जो पेमेंट है वो फास्ट करें। आपने सुना होगा ना ऐसे, 10 दिन के अंदर अगर पेमेंट करेंगे तो 2% डिस्काउंट, विद इन 5 डेज़ पेमेंट करेंगे तो 5% डिस्काउंट। ये सारी चीज़ें होती है कैश डिस्काउंट में। बट हम कैश डिस्काउंट की बात नहीं कर रहे अभी, ट्रेड डिस्काउंट की। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा परचेज प्राइस में से लेस हो जाता है, यानी कॉस्ट ऑफ परचेज में से लेस हो जाता है। सेकंड, रिबेट्स एंड अदर सिमिलर आइटम्स। किसी भी तरह का रिबेट, सब्सिडी या कुछ भी हमें मिला है जिससे हमें लग रहा है कि कॉस्ट ऑफ परचेज में से लेस होगा, तो उसको भी हमें लेस करना है, तो हम पहुंच जाएंगे कहाँ पे? कॉस्ट ऑफ परचेज पे। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट मैंने आपको पहले भी बताया, एनी कॉस्ट इंकर्ड फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी कॉस्ट हमने इंकर की है, लाइक लेबर, ओवरहेड, वो सारी कॉस्ट होगी हमारी कन्वर्जन कॉस्ट। अब एलोकेशन कैसे करेंगे हम फिक्स्ड एसेट का, फिक्स्ड ओवरहेड का। फिक्स्ड ओवरहेड का एलोकेशन आप सब ने पढ़ा है
इट विल बी एडिड टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेस्ड ऑन रिकवरी रेट। अब रिकवरी रेट भी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? रिकवरी रेट इज इक्वल टू फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय किस चीज़ को? फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, लाइक प्रोडक्शन में जितने भी हमारे ओवरहेड लगे हैं फिक्स्ड वाले, उन सब की टोटल लगा देंगे, डिवाइड कर देंगे उसको किस में? नॉर्मल और एक्चुअल प्रोडक्शन विच एवर इज़ हायर। यानी जो उसकी नॉर्मल कैपेसिटी होगी या एक्चुअल कैपेसिटी होगी, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगी उसको हमें डिवाइड करना है टू कैलकुलेट रिकवरी रेट। Any cost incurred for bringing the inventory to its present location and condition, example freight inward, जो मैंने कहा था carriage inward, purchase commission किसी भी तरह की, ये सारी कॉस्ट भी हमें कंसिडर करनी पड़ेगी इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अब हमने दो चीज़ें पढ़ी थी ऊपर, इन्वेंट्री यानी फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री और वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री को कैसे मेजर किया जाएगा? कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज़ लोअर। कॉस्ट के बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ दिया कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या होता है। अब पढ़ते हैं हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू के बारे में। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, तब जाके आएगी हमारी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ओके, यानी हम कितनी एस्टिमेट कर रहे हैं कि हमारी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, उसमें से हमारी कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कितना होगा, और उसमें से एस्टिमेटेड सेलिंग यानी माल को बेचने के लिए कितना हमें सेलिंग एक्सपेंडिचर लगेगा, तो उस सब को लेस कर देंगे, देन हम पहुंचेंगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे।